शंकर के पास बहुत समय से एक बहुत ही भली अच्छी गाय थी जिसका नाम मधु था। मधु ने काफी सालों तक शंकर को भर भर के दूध दिया। जब वो बहुत करीब हुआ करता था तब से मधु उसके पास थी और मधु की वजह से शंकर की गरीबी दूर हुई। उसका दूध इतना टेस्टी और मीठा दूध था कि सारे गांव वाले उसी के घर से दूध ले जाना पसंद करते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि मधु ना तो बच्चे दे सकती थी और ना दूध। वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन मधु की ही जनी हुई दो बेटियां चांदनी और रोशनी शंकर के घर में थीं। दोनों गायें अब शंकर का घर चला रही थी। अच्छा खासा दूध देती थी दोनों। इस बात से मधु को गर्व भी होता था कि उसकी बेटियां उसकी जगह दूध दे रही हैं। चांदनी, आज तो तुमने बहुत दूध दिया बहन। मुझे लग रहा है तुमने आज ज्यादा ही चारा खा लिया था। हाँ दीदी, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। भूख ही इतनी तेज थी आज कि खाते खाते पता ही नहीं चला। मेरी बच्चियों, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मालिक को दूध नहीं दे सकती। अब बूढ़ी हो गई हूँ, पर तुम दोनों मेरा अंश, मेरा नाम रोशन कर रही हो। मालिक को इतना दूध देके उनका घर चला रही हो। मैं तो किसी काम की नहीं रही अब। ऐसा ना कहो माँ, जितना तुमने मालिक के लिए किया है उतना तो हम दोनों भी मिलके नहीं कर सकती। और जो मालिक मेरे लिए कर रहे हैं, हालांकि मालिक को मुझसे कोई फायदा नहीं हो रहा, मुफ्त का पाल रहे हैं मुझे। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो मुझे कब का कसाई को बेच चुका होता। पर मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, अब भी मेरी कितनी देखभाल करते हैं। शंकर जितना प्यार चांदनी और रोशनी को करता था उतना ही वो मधु को भी करता था। उसको अपने पुराने दिन याद थे जब उसकी बहुत खस्ता हालत थी। उसको मधु के किए का बहुत एहसास था। मधु ने उसके बाद चांदनी और रोशनी को जन्म दिया। मधु की दोनों बेटियां अब अपनी माँ का फर्ज निभाती हैं और मालिक को वो भी मधु की तरह खूब सारा दूध देती हैं। शंकर सुबह सुबह दोनों गायों से दूध लेता और अपने ऑटो में दूध डाल के शहर ले जाके बेच देता। विधि, ओ विधि। हाँ जी, कहिए। मैं जा रहा हूँ दूध लेकर शहर। शायद आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। तुम ऐसा करना, चारा काट के रख देना, फिर घर आके मैं खुद ही चारा ले आऊंगा। ठीक है। शंकर दूध निकाल के ऑटो में डाल के ले जाता है और विधि चारा काटने चली जाती है। थक गई। चारा तो मैंने काट दिया। अब ऐसा करती हूँ, चारा खुद ही घर ले जाती हूँ। पता नहीं शाम को वो कब आएंगे थके हुए। विधि चारा सर पे उठा के खुद ही घर ले जाने लगी। थोड़ा भारी होने की वजह से चारा एक जगह सर से गिर जाता है। ओहो, ये घास तो सारी गिर गई। अब फिर से समेटनी पड़ेगी। नमस्ते विधि बहन। दूंगा, मैं भी आपके और भाई साहब के बारे में ही सोचकर बोल रहा हूँ, नहीं तो सारी उम्र पालते रहोगे मुफ्त में। ठीक है भाई साहब, मैं उनसे बात करके बताती हूँ। विधि चारा सर पे बांध के घर चली जाती है, पर उस व्यापारी की बात उसे कहीं न कहीं सही लग जाती है। शाम को जब शंकर घर आता है तो विधि उससे मधु को बेचने की बात करती है। विधि, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये बात सोची भी कैसे? किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसा दी और तुम उसी के कहने पर चल रही हो? उसका क्या है, यहाँ से सस्ते भाव में ले जाएगा, आगे डबल में बेचेगा। ये व्यापारी ऐसे ही होते हैं। तो कौन तुम्हें इसका लाख रुपए देगा? मुफ्त का खिलाने से अच्छा है 7,000 तो आ जाएंगे ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? भूल गई, आज हम जो कुछ भी है मधु की वजह से ही है और चांदनी और रोशनी भी उसी की देन है। ओहो मेरे दयालु पति, तुम भी ना जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वैसे भी उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, कल को मैं भी किसी वजह से अगर काम ना कर पाऊँ, बीमार रहने लगूं, तो तुम मुझे भी घर से निकालने की बात करोगी? बस मैंने कह दिया, मधु यहीं रहेगी हमेशा मेरे साथ, मेरे घर में। वो इस घर के लिए बहुत शुभ है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी आपकी बूढ़ी गाय इस घर से।
दिन रात विधि अपने पति के साथ जिद करती है मधु को बेचने की। फिर एक दिन शंकर बीवी के आगे मजबूर हो जाता है और उसे बीवी की बात माननी ही पड़ती है। अगले ही दिन विधि उस व्यापारी को घर बुला लेती है। चांदनी, देख तो जरा, ये कौन आया है हमारे घर पे? हाँ दीदी, और इसके हाथ में तो रस्सी भी है। कहीं मालिक ने हम में से किसी को बेचने के लिए व्यापारी तो नहीं बुलाया है? नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा ना सोचो। मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं, उन पे खामखा शक ना करो। मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ, वो हम में से किसी को भी बेच नहीं सकते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। शायद भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए जिस दिन हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े। हम तो मर ही